Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of MIT और the most important topic and आज का जो important topic हम discuss करने वाले हैं वो है regarding the confusion going on कि who's going to be the next Dalai Lama and ये particular confusion या ये particular issue इसलिए raise हो रहा है because अभी just जो current Dalai Lama है उन्होंने अपने 98th बर्थडे से तो कल 6th of जुलाई को उनका बर्थडे आता है और जो 6th of जुलाई को जो 25 वाला बर्थडे है ये इनका 98th बर्थडे होगा। तो उन्होंने जस्ट यस्टरडे अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है और जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है ये कंटिन्यू करती जाएगी और इसको अनाउंस करने का या जो नेक्स्ट दलाई लामा सेलेक्ट होगा वो मैं नहीं अनाउंस करूंगा, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो ट्रस्ट है गाडेपोंग वो ही इसको करेगा। और यहां पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है बिकॉज चाइना जो है, जो तिब्बत को अभी कंट्रोल करता है, वो पहले ही ये चीज क्लियर कर चुका है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा अनाउंस करा जाएगा इट इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द गोल्डन अर्न मेथड। जो एक पर्टिकुलर कलश होता है, गोल्डन अर्न होता है, उसके अंदर में से एक चिट निकाली जाएगी और उस बेसिस पे नेक्स्ट दलाई लामा सेलेक्ट होगा और वो गवर्नमेंट की अप्रूवल, चाइनीज गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही होगा। अभी गोल्डन अर्न मेथड क्या है, तो चाइना की जो किंग डायनेस्टी थी, QING डायनेस्टी थी, वो पर्टिकुलर डायनेस्टी इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी को यूज करती थी और अब उस बेसिस पे आपका जो नेक्स्ट दलाई लामा है उसको चूज किया जाएगा। और यहां पे ये पॉसिबल हो सकता है कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर दलाई लामा, जब भी ये इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, उसके बाद जो इनका सक्सेशन होगा, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर दलाई लामा चाइना अनाउंस कर दे और एक दलाई लामा यहां पे जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो अनाउंस कर दे। तो यहां पे हो सकता है कुछ लोगों को, मैं जो ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्या है, दलाई लामा कौन होता है, क्या होता है, यही नहीं पता हो, तो हम यहां पे पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसके एंड में मैंने 5 MCQs भी आपके लिए, सो दैट आपको ये रियलाइजेशन हो कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपके आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक। सो बिफोर आई स्टार्ट, जिसमें मैं हिस्ट्री में जाता हूं, पहले अगर यू शुड नो कि दलाई लामा वर्ड का मतलब क्या होता है, कि दलाई लामा है क्या। तो पहली चीज तो ये समझिए कि हो सकता है आपने जो दलाई लामा करंटली उनकी फोटो देखी और यू वुड थिंक कि ये उनका नाम है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है, उनका नाम कुछ और है। दलाई लामा उस पर्टिकुलर पोजीशन को या ऑफिस को कह सकते हैं, ऑफिस या पोजीशन है ये एक, ओके। और ये कौन सी पोजीशन है, ये हाईएस्ट पोजीशन होती है तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर में। तो जो हाईएस्ट ऑफिस होता है या हाईएस्ट ऑफिसर होता है तिब्बतन बुद्धिज्म का, वो आपका दलाई लामा होता है। अब इस दलाई लामा वर्ड का कुछ मीनिंग है क्या, तो आंसर इज यस। तो जो ये दलाई लामा वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, एक तो दलाई वर्ड है और एक लामा वर्ड है। एंड इंटरेस्टिंगली ये दोनों वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेज से आते हैं। जो दलाई वर्ड है ये एक मंगोलियन वर्ड है, इट्स अ मंगोलियन वर्ड, और लामा वर्ड जो है ये एक तिब्बतन वर्ड है, इट्स अ तिब्बतियन वर्ड, ओके। और जो दलाई वर्ड होता है मंगोलियन में, इसका मतलब होता है ओशन, मतलब बहुत लार्ज है और शांत है। और लामा वर्ड का मतलब होता है स्पिरिचुअल गुरु, या गुरु कह सकता हूं या स्पिरिचुअल टीचर मैं ऐसे कह सकता हूं। तो यहां पे दलाई लामा वर्ड का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा गुरु जो एक ओशन की तरह बड़ा है, जिसकी नॉलेज ओशन जितनी बड़ी है, या वो खुद में उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक पूरे समुद्र जितने, आपके पूरे समुद्र जितनी बड़ी उसकी पर्सनैलिटी है। तो दलाई लामा वर्ड का मतलब ये होता है ओशन ऑन गुरु, ठीक है। तो यहां पे दलाई लामा वर्ड का मतलब ये हो गया। और वैसे ये कौन होता है, सो इज द लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट। जो तिब्बतन बुद्धिस्ट होते हैं उन सबका ये पर्सन जो होता है दलाई लामा होता है, वो लीडर होता है, ओके। तो यहां पे हम उसकी हिस्ट्री में आते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी इनिशिएट कहां से होती है। तो आपका जो ये पर्टिकुलर दलाई लामा है ये बिलोंग करता है एक थियोक्रेटिक बुद्धिस्ट रीजन से। तो दलाई लामा जो पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजीशन है ये बेसिकली लीडर होता है थियोक्रेटिक बुद्धिस्ट रीजन का। अब ये थियोक्रेटिक बुद्धिस्ट रीजन कौन सा है, तो ये रीजन है आपका तिब्बत। तो ये जो पर्टिकुलर आपको मैप में भी दिख रहा है, सो दिस इज द मैप ऑफ चाइना, और इस मैप के अंदर में जो आपको ये रेड वाला रीजन है, और आप देख सकते हैं कि दिस इज प्रोबेबली द सेकंड लार्जेस्ट रीजन ऑफ चाइना। और यहां पे जो पर्टिकुलर रीजन है ये ओरिजिनली जो चाइना था या किंग डायनेस्टी का हिस्टोरिकली जो पर्टिकुलर चाइना था उसका पार्ट नहीं था, इट वाज ऑलवेज अ ऑटोनॉमस रीजन। और चाइना अभी भी इसको सिर्फ तिब्बत नहीं कहता, इसको तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहता है, TAR। कि ऑल्दो दिस इज पार्ट ऑफ चाइना बट तिब्बत जो है इसको ऑटोनॉमी हमने दे रखी है, बट एवरीवन नोज दिस कि दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज यहां पे ऑटोनॉमी नाम मात्र की भी नहीं है।
इससे बेटर तो इंडिया है जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के अंदर में हमारे ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन देता है। इन एनी केस जो दलाई लामा है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर तिब्बत का हेड हो जाता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इश्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो इफ यू हैव रेड अबाउट चाइनीज हिस्ट्री, तो 1949 के अंदर में 1949 में वहां पे चाइनीज रेवोल्यूशन होता है, जब वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है माओ के अंदर में। और उसके बाद में क्या होता है, 1950 के अंदर में वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट चाइना जो है, वो 1950 के अंदर में तिब्बत को यहां पे ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि पूरा जो तिब्बत है वो अब चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर में आ जाता है। एंड शुरू में दे से कि हम यहां पे आपको पूरी ऑटोनॉमी देंगे। हाउएवर यहां पे 1951 के अंदर में 1951 के अंदर में एक जबरदस्ती से एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन कराया जाता है बाय चाइना विद द तिब्बतन लीडरशिप, और वहां पे जबरदस्ती उनसे ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट से एग्रीमेंट करवाया जाता है कि आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके अंदर में बेसिकली पॉइंट्स तो ये होते हैं कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, बट अब आप चाइनीज सॉवरेनिटी के अंदर में आओगे और आप चाइना का जो कम्युनिस्ट रूल है उसको एक्सेप्ट करोगे। तो शुरुआत के अंदर में बिकॉज तिब्बतन लीडर्स जो थे वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने कभी कोई फाइट्स इस तरह से करी नहीं थी, तो दे हैड टू एग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग। बट स्लोली एंड स्लोली यहां पे जो तिब्बतन पॉपुलेशन है वो चाइनीज कंट्रोल में यहां पे अपने आप को घुटा घुटा महसूस करना स्टार्ट करती है, और 1959 में मार्च ऑफ 1959 के अंदर में एक मिलिट्री कू करने की कोशिश करी जाती है, जिसमें जो तिब्बतन लीडर्स होते हैं, वहां के लोग होते हैं, वो कम्युनिस्ट चाइना के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर अपराइजिंग करते हैं। हाउएवर बिकॉज देयर वाज नो ट्रेनिंग एंड देयर वाज नो मैच बिटवीन चाइनीज आर्मी एंड द तिब्बतन पीपल, तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर लोग होते हैं ये अपराइजिंग फेल हो जाती है। एंड उस टाइम में आपके इनके तिब्बतन के लीडर होते हैं 14th दलाई लामा, जो करंट आपके दलाई लामा है, ही इज द 14th दलाई लामा, और 1959 में ये तिब्बत से फ्लड करके इंडिया आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे 1959 जो ईयर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो करंट 14th दलाई लामा है ये 1959 में आफ्टर फेलियर ऑफ योर दिस पर्टिकुलर अपराइजिंग, उसके बाद में 59 में वहां से रन करके इंडिया में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद नाउ एक पर्टिकुलर आपकी छोटी सी एक बायोग्राफी है। सो ही इज द करंट 14th दलाई लामा। इनका रियल नेम क्या है? सो इनका रियल नेम है तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो इज द ओरिजिनल नेम और इज द रियल नेम ऑफ द 14th दलाई लामा। ये इनका नाम होता है। इनका बर्थ आपका तिब्बत के अंदर में ही होता है। जुलाई 6 1935 में इनका बर्थ होता है। 2025 में इनका 98 बर्थडे है जुलाई 6 को। ओके, यूजुअली जो पर्टिकुलर दलाई लामा होता है इनको बेसिकली माना जाता है कि जो दलाई लामा होते हैं, जैसे कोई भी दलाई लामा होता है, ये बार बार री इनकारनेट होता रहता है। तो जब फर्स्ट दलाई लामा की डेथ हुई तो उनका नया बॉडी, उनको नई बॉडी मिली और वो सेकंड दलाई लामा के रूप में उन्होंने वापस से बर्थ ली। तो सिमिलरली जब 13th दलाई लामा की डेथ हुई थी तब उस टाइम पे इनकी एज 2 थी और उन्होंने इनको अपना री इनकारनेशन यहां पे डिक्लेयर कर दिया था। सो आइडेंटिफाइड एट एज 2 एज अ रीइनकारनेशन ऑफ द 13th दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो। तो इससे पहले जो पर्टिकुलर दलाई लामा थे 13th नंबर के, उनका नाम बताया हुआ है। अगेन फॉर क्लैट पर्पस, एलाइट पर्पस, आपको पुरानों के नाम नहीं रखने एटलीस्ट, लेकिन आपको ये 14th दलाई लामा का नाम पता होना चाहिए, फर्स्ट का पता होना चाहिए, वो भी हम गो थ्रू करेंगे। ओके, 1959 में तिब्बत से फ्लड करे और कहां पे आए? इंडिया में आ गए। और इंडिया में इफ यू नो अभी करंटली भी जो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो आपके धर्मशाला के अंदर में है। तो करंटली आपके आफ्टर चाइनीज क्रैकडाउन ये धर्मशाला में आके इन्होंने सेटलमेंट करा और 1959 में भाग क्या है, 1960 के अंदर में तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का यहां पे फॉर्मेशन करा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उसकी सीट कहां पे है? तो उसकी सीट है धर्मशाला के अंदर में। तो ये एक तिब्बत की गवर्नमेंट है जो वहां तिब्बत से नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो यहां पे ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल की जो सीट है वो आपके धर्मशाला के अंदर है। अब नाउ 2011 में एक बहुत बड़ी चीज होती है। 2011 के अंदर में जो दलाई लामा है वो अपनी पॉलिटिकल पावर्स को यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, यहां पे उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, अथॉरिटी है, उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं टू अ पार्लियामेंट ऑफ तिब्बतन पीपल, और उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट को या उस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को बोला जाता है सिक्योंग करके। तो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन
सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ये एक इलेक्टेड बॉडी है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसका नाम होता है सिक्योंग। तो अब यहां पे उन्होंने डिसाइड करा कि जो सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो धर्मशाला से ही रन किया जाता है, उसका जो प्रेसिडेंट होगा ही इज गोइंग टू बी द पॉलिटिकली हेड, ही इज गोइंग टू बी द पॉलिटिकल हेड। अब यहां पे क्या है, तो ओरिजिनली जब दलाई लामा का ऑफिस क्रिएट करा गया था, जो दलाई लामा होता था वो तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर में सिर्फ उनका स्पिरिचुअल हेड होता था। ओके, बट जब फिफ्थ दलाई लामा हुआ तो फिफ्थ दलाई लामा ने पोटाला प्लेस करके एक प्लेस बनाया, वहां पैलेस बनाया जो बेसिकली आपका प्रॉपर सीट बन गया। और तब से जो दलाई लामा था वो स्पिरिचुअल इनका लीडर भी हो गया और वो इनका पॉलिटिकल लीडर या टेम्पोरल लीडर। कहीं पे आप टेम्पोरल वर्ड पढ़ो तो टेम्पोरल का मतलब होता है जो दुनियादारी से मतलब रखे। तो स्पिरिचुअल तो हो गया दुनिया के परे की बातें और टेम्पोरल का हो गया दुनिया से रिलेटेड बातें। तो यहां पे दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर भी हो गया था फिफ्थ दलाई लामा से और पॉलिटिकल लीडर भी हो गया था। तो यहां पे 2011 में 14 दलाई लामा ने डिसाइड करा कि इनकी जो पर्टिकुलर सीट है या जो दलाई लामा का ऑफिस है ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल यहां पे ऑफिस रहेगा। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर कर दी गई सीटीए को, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कहां से रन होती है, धर्मशाला से होती है और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या होता है, सिक्योंग। तो करंटली इट इज सिक्योंग जो यहां पे इसको लीड करता है। ओके, अब यहां पे हम थोड़ा दलाई लामा का जो पर्टिकुलर ऑफिस है उसके बारे में समझते हैं कि इसका बुद्धिज्म से क्या रिलेशन होता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि दलाई लामा जो होता है वो बेसिकली आपका स्पिरिचुअल हेड होता है। बट इसका ओरिजिन क्या है, जो दलाई लामा होता है तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर में उसको अवलोकितेश्वर तो एक ये नाम है, ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि इनके एक गॉड होते हैं अवलोकितेश्वर, जिनको बुद्धिज्म के अंदर में पूजा जाता है और इनको माना जाता है कि ये जो दलाई लामा होता है ये ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है, कि जो भगवान है वो ह्यूमन फॉर्म में इनके सामने इस पर्टिकुलर दलाई लामा के फॉर्म में आते हैं। और जो अवलोकितेश्वर आता है उसको बोधिसत्व ऑफ कंपैशन बोला जाता है। अब ये बोधिसत्व क्या होता है, तो बोधिसत्व ऐसे एक पर्सन को कहा जाता है, बोधिसत्व इज अ पर्सन जो अब निर्वाण जिसको आप कह सकते हो मोक्ष या कंप्लीट इनलाइटमेंट, वो पर्सन चाहे तो अब मोक्ष अटेन कर सकता है, बट दूसरों के कंपैशन रख लेंगे, दूसरों का वो कंपैशन रखता है, दूसरों को बचाने के लिए इस पर्टिकुलर दुनिया से वो अपने पर्टिकुलर निर्वाण को यहां पे डिले करके रखता है। यानी कि चाहे तो वो मोक्ष कल ही ले सकता है, बट बिकॉज उसको दूसरों की सफरिंग से फर्क पड़ता है तो अभी वो अपना पर्टिकुलर निर्वाण है, उस पर्टिकुलर निर्वाण को अभी वो रोक चुका है। तो यहां पे इसलिए जो दलाई लामा का पोजीशन होता है वो बहुत हाई माना जाता है, बिकॉज ये पर्सन चाहे तो ये मोक्ष ले सकता है, बट बिकॉज ऑफ आवर सफरिंग्स ये अभी भी मोक्ष नहीं ले रहा है, ये हमारी सफरिंग्स को कम करने के लिए यहां पे अभी तक टिका हुआ है। ओके, तो इसलिए दलाई लामा इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस एंड वी हैव ऑलरेडी डन, ये मैं आपको पॉइंट बता ही चुका हूं कि जो फिफ्थ दलाई लामा था उसने यहां से डिसाइड कर दिया कि दलाई लामा जो होगा वो स्पिरिचुअल हेड भी होगा और पॉलिटिकल हेड भी होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें पहले दलाई लामा की तो 14 दलाई लामास हुए। अब 14 दलाई लामास तो देखिए आई डोंट थिंक आपको सबका नाम पता होना चाहिए, उनका पीरियड पता होना चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर इसके ऊपर पे क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे तो ये टॉपिक जो होता है इससे भी एक वो क्वेश्चन आपका ड्राफ्ट कर सकते हैं, पूरा पैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यू शुड नो कि पहले दलाई लामा कौन थे। सो द फर्स्ट दलाई लामा का नाम था गेडुन द्रुपा। गेडुन द्रुपा तो सेंट्रल तिब्बत में ही इनका बर्थ हुआ था 1391 के अंदर में, बट जस्ट रिमेंबर द नेम, मैं कहूंगा आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। और इन्होंने जो पर्टिकुलर तिब्बतन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था उसका नाम था गेलूग स्कूल। स्कूल कहीं पे आप पढ़ोगे ये स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी फिलॉसफी क्या है। तो डिफरेंट स्कूल्स की हो सकती है, डिफरेंट फिलॉसफी। कोई कहता है कि मोक्ष पॉसिबल होता है, कोई कहता है मोक्ष होता ही नहीं है, कोई कह रहा है हेवन और हेल होता है, कोई कहता है हेवन हेल होता ही नहीं है। तो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे गेलूग स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म जो है वो गेडुन द्रुपा, जो बाद में बने आपके फर्स्ट दलाई लामा, ये पर्टिकुलर चीज आपके फर्स्ट दलाई लामा ने इनिशिएट करी थी। अब आपको ये चीज समझना है कि अगेन इनका नाम गेडुन द्रुपा था और ये इनके स्पिरिचुअल लीडर तो होते थे इस तिब्बतन बुद्धिज्म के, बट इनको कोई भी फर्स्ट दलाई लामा नहीं बोलता था। और ये शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली आपका जो फर्स्ट या दलाई लामा का ऑफिस है, ये आपका जो ऑफिस है ये थर्ड दलाई लामा तक क्रिएट नहीं हुआ था। तो जब आपके थर्ड दलाई लामा इलेक्ट करे गए
उस टाइम में तिब्बत जो था ये मंगोलियंस के कंट्रोल में थे, मंगोलिया का पार्ट था। तो उस टाइम में जो मंगोलियन रूलर थे अल्युत खान, उन्होंने यहां पे दलाई लामा का यहां पे पर्टिकुलर टाइटल दिया थर्ड दलाई लामा को। और जब उनको ये पर्टिकुलर टाइटल मिला तो उन्होंने फर्स्ट दलाई लामा का जो पर्टिकुलर टाइटल है वो गेदुन द्रुपा को दिया। तो ही सेड कि आई एम द थर्ड दलाई लामा, आई एम नॉट द फर्स्ट वन, फर्स्ट दलाई लामा ये होंगे। तो यहां पे मैंने पिक्चर्स भी अटैच करी है, तो राइट में जो पिक्चर्स आपको दिख रही है ये फर्स्ट दलाई लामा का एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट है। ओके, तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई। आगे मूव करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से दलाई लामा हुए। तो अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें ज्यादा डिटेल में जाने के नहीं, बट स्टिल फॉर योर क्यूरियोसिटी मैंने थोड़े बहुत फैक्ट्स आपके लिए हैं। जैसे कि दलाई लामा का टाइटल सबसे पहले अल्तन खान, जो मैं अभी आपको जस्ट मैंने बताया मंगोल रूलर थे अल्तान खान, उन्होंने थर्ड दलाई लामा सोनम ग्यात्सो को दिया था, थर्ड दलाई लामा को दिया गया था। और उसके बाद में फोर्थ दलाई लामा जो थे योनतेन ग्यात्सो, एक ही ऐसे दलाई लामा हुए हैं जो एक्चुअल में तिब्बत से उनका ओरिजिन नहीं हुआ था, जो मंगोलियन इन ओरिजिन थे। इसके अलावा जितने भी आपके 14 दलाई लामास हुए हैं वो सारे के सारे आपके तिब्बत से ही निकल के आए। इसमें जो पर्टिकुलर आपके 9, 10, 11, 12 दलाई लामा थे, इनकी डेथ जल्दी हो गई थी। उस वजह से क्या हो रहा था, अगर इस तरह से जल्दी जल्दी लीडर की डेथ होती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली बिकॉज कि स्पिरिचुअली तो कुछ भी चीजें बदलती नहीं है, बट पॉलिटिकली आपको बहुत जल्दी एक पर्टिकुलर लीडर या सक्सेसर की जरूरत होती है। और अगर उस टाइम में लीडर अच्छा सेलेक्ट ना हो या गलत सेलेक्ट हो जाए या फिर टाइम पे सेलेक्ट ना हो तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसके बाद में आता है आपका फिफ्थ दलाई लामा। ओके, तो फिफ्थ दलाई लामा जो थे उन्होंने एक पोटाला पैलेस करके बनाया था आपका तिब्बत के अंदर में। और ये पोटाला पैलेस जो था बिफोर 1960 के अंदर में गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई गई, उससे पहले जो ये पोटाला पैलेस था दिस वाज द विंटर पैलेस, विंटर्स में यहां रहते थे। और दिस वाज द सीट ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट की गवर्नमेंट की जो सीट होती थी वो होती थी पोटाला पैलेस के अंदर में। और इफ यू रिमेंबर 1959 में जो अपराइजिंग हुई थी वो पर्टिकुलर अपराइजिंग भी कहां से इनिशिएट हुई थी, पोटाला पैलेस से हुई थी। और दिस वाज द फिफ्थ दलाई लामा लोब्संग ग्यात्सो। लोब्संग ग्यात्सो वाज द फिफ्थ दलाई लामा जिन्होंने इस पर्टिकुलर दलाई लामा के ऑफिस को स्पिरिचुअल के साथ साथ पॉलिटिकल ऑफिस भी क्रिएट करा। यानी फोर्थ दलाई लामा तक वो सिर्फ स्पिरिचुअल होते थे, फिफ्थ दलाई लामा से अब वो स्पिरिचुअल सीट भी हो गई और आपकी पॉलिटिकल सीट भी हो गई। इसके बाद में 13th दलाई लामा थुप्तिन ग्यात्सो ने यहां पे तिब्बतन ऑटोनॉमी की बात करना स्टार्ट करा। यही मॉडर्नाइज तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे जो 13th दलाई लामा है, बिकॉज तब हम 1930s में आ चुके थे, तो उस टाइम में उन्होंने कुछ यहां पे एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करे, मॉडर्नाइज करने का स्टार्ट करा। अभी भी आप देखोगे कि तिब्बतन जो उनके कंजर्वेटिव लोग होते हैं तिब्बतन्स के अंदर में, वो आज भी उसी ड्रेसिंग सेंस में रहते हैं और उसी तरीके से अपने पर्टिकुलर रिलीजन को या अपनी सोसाइटी को रन करते हैं। बट उसके अंदर में आप देखोगे कि जो आपके कंजर्वेटिव नहीं रहे, जो मॉडर्नाइज हो गए हैं, वो अब प्रॉपर स्कूलिंग करते हैं, वो डिफरेंट जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें, जो मॉडर्न प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर बिगिनिंग थी वो स्टार्ट कहां से हुई थी, 13th दलाई लामा से हुई थी। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक और कंसेप्ट यहां पे ऐड कर देता हूं तो यूजुअली मिस आउट हो जाता है। तो जैसे एक दलाई लामा का ऑफिस होता है, वैसे एक और ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं पंचन लामा। तो जैसे दलाई लामा हाईएस्ट ऑफिस होता है, दलाई लामा के जस्ट नीचे एक और ऑफिस होता है जो होता है पंचम लामा। तो अभी तक 14 आपके दलाई लामा अपॉइंट हुए थे और 10 आपके प्रॉपर पंचम लामा, तो ये 10th पंचम लामा की फोटो है, अपॉइंट हुए थे। अब यहां पे जो पर्टिकुलर दलाई लामा होता है, जब पंचम लामा की डेथ होती है तो उस पर्टिकुलर केस में दलाई लामा नेक्स्ट पर्टिकुलर पंचम लामा को यहां पे अनाउंस करते हैं। ओके, तो जब ये 10th पंचम लामा की डेथ हुई 1989 में, तो 11th आपका पंचम लामा जो है उनको नाम अनाउंस करा गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जिस पर्सन को यहां पे 11th पंचम लामा अनाउंस किया गया था वो तिब्बत के अंदर में था और तिब्बत चाइना के कंट्रोल में था। और यहां पे एक 6 साल के बच्चे को पंचम लामा यहां के दलाई लामा ने, आपके 14 दलाई लामा ने अनाउंस किया था। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट होती है, चाइनीज गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बच्चे को और उसकी फैमिली को अपने कस्टडी में ले लेती है। और यहां पे 6 साल का जब से वो बच्चा था 89 में, तब से लेकर आज तक उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बीच में एक दो ऐसे स्टेटमेंट आए थे कि वो अब चाइना के किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है और अब वो एकदम एक जैसे कोई चाइनीज सिटीजन रहता है उसी की तरह में रहता है। एंड ही हैज
सेड कि ही डज नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे ये एक एपिसोड जो था ये एक पर्टिकुलर आपके लिए या इनके लिए एक लेसन था स्पेसिफिकली तिब्बतन लीडरशिप के लिए कि हम चाइना का यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे चाइना जो है वो टोटल कंट्रोल चाहता है, वो इस पूरे तिब्बतन स्पिरिचुअल जो पर्टिकुलर लीडरशिप है इसके ऊपर पे पूरा कंट्रोल चाहता है, इस पूरे रिलीजन के ऊपर पे कंट्रोल चाहता है। एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर हम चाइना की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे रिलीजन को जैसे हम रन करना चाहते हैं वैसे करने देगा। ओके, एनीवे पंचम लामा क्या होता है इसको भी हम एक बार के पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पंचम लामा सेकेंड हाई स्पिरिचुअल होता है, अथॉरिटी होती है इन बुद्धिज्म आफ्टर दलाई लामा, और दलाई लामा और पंचम लामा एक दूसरे के इन रीइंकार्नेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अभी करंटली 11th पंचम लामा यहाँ पे प्रेजेंट होते, तो जब ये पर्टिकुलर दलाई लामा की डेथ होती और नेक्स्ट यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता कि नेक्स्ट 15th दलाई लामा कौन होगा, तो पंचम लामा और उनके अलावा जो बाकी स्पिरिचुअल लीडर हैं जो भी उनका पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता। सिमिलरली पंचम लामा की डेथ के ऊपर पे दलाई लामा और बाकी जो लीडर्स हैं उनका भी इंपॉर्टेंट रोल। तो बेसिकली कुछ ना कुछ तरीका होता होगा जिससे कोई मैसेजेस को ये देखते होंगे, सिग्नल से ढूंढते होंगे नेचर के अंदर में, जिससे नहीं पता पड़े कि उनका जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा या पंचम लामा होगा वो कहां पे होने वाला है। ओके, तो 10th दलाई लामा की डेथ हुई 89 में, तो 14th दलाई लामा ने गेडुन चोई की निम्या को 11th पंचम लामा 95 के अंदर में डिक्लेयर करा गया था। और जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ, दिस वॉज द लास्ट फोटोग्राफ ऑफ दैट पंचम लामा, जैसे ही पर्टिकुलर डिक्लेरेशन हुआ चाइनीज अथॉरिटीज ने इन्होंने इनको एब्डक्ट कर लिया, एलिजिडली एब्डक्ट कर लिया। एंड नाउ इनकी जगह पे किसी और पर्सन को चाइना ने अपॉइंट करा, ज्ञान केन नॉर्बू को एज द 11th पंचम लामा, लीडिंग टू अ लेजिटिमिटी क्राइसिस। तो यहां पे क्या करा गया, इस पर्टिकुलर पर्सन को तो जो बच्चा था उसको तो यहां पे अपने एब्डक्ट कर लिया गया और ये बोला जा रहा है कि उनको कहीं पे रखा हुआ है। वी डोंट इवन नो कि वो एक्चुअल में जिंदा भी है या उनको वहां पे कहीं पे मार दिया गया हो, बट अदरवाइज यहां पे क्या करा गया, दूसरे किसी पर्सन को चाइना ने कर दिया। तो ये एक एपिसोड जो था ये एक यहां पे उनके लिए लेसन रहा कि चाइना है कंट्रोल करना चाहता और मे बी दे वोंट अलाउ इट। ओके, तो अब यहां पे आगे का डिबेट क्या, अभी करंट डिबेट क्या चल रहा है, तो जो करंट सक्सेशन डिबेट है वो 2011 से स्टार्ट होता है। तो 2011 के अंदर में एक तो उन्होंने डिसाइड करा था दलाई लामा ने कि अब वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर रहेंगे और वो अब पॉलिटिकल लीडर नहीं रहेंगे। और अगर यहां पे जो दलाई लामा का ऑफिस है या इंस्टीट्यूशन है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो जो नेक्स्ट पर्टिकुलर रीइंकार्नेशन होगा उसको एज पर तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से करा जाएगा। यहां पे उन्होंने क्या करा कि जो 15th दलाई लामा होगा उसका जो रीइंकार्नेशन या उसका जो अपॉइंटमेंट है, उसकी फाइंडिंग्स है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम तिब्बतन मेथड से करेंगे। अब यहां पे ये पर्टिकुलर मेथड में इशू क्या है, बिकॉज जो चाइना है वो मैंने आपको बताया शुरू में गोल्डन अन की एक पर्टिकुलर किंग डायनेस्टी के टाइम में ये कल्चर होता था, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती थी कि जो तिब्बतन लीडर्स होंगे उनको जो किंग डायनेस्टी के लीडर्स होंगे या किंग होगा वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर गोल्डन अर्न में से पर्टिकुलर एक चिट निकालेगा और जो भी वहां पे निकल के आएगा ही इज गोइंग टू बी द लीडर। और यहां पे दलाई लामा ने क्या बोल दिया कि वो मेथड से नहीं होगा, तिब्बतन बुद्धिज्म के जो ट्रेडिशंस हैं उनके बेसिस पे ये पर्टिकुलर करा जाएगा। और दूसरी चीज जो 2011 में क्लैरिफाई करी थी कि जो नेक्स्ट तिब्बतन इनका लीडर होगा, जो दलाई लामा होगा नेक्स्ट, वो मस्ट बी फाउंड इन अ फ्री कंट्री आउटसाइड चाइनीज कंट्रोल, यानी कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी में से नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं किसी फ्री कंट्री में होगा। And because majority of the followers of Tibetan religion are in India, are in धर्मशाला, तो possibly it is very much possible कि जो next दलाई लामा हो वो आपका इंडिया से निकल के आए। ओके, तो यहां पे ये स्ट्रांगली अपोज करा गया। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है 2025 की, जो 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा ये इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करेगी। तो उन्होंने फिर से क्लैरिफाई करा है कि ऐसा नहीं कि आई एम द लास्ट दलाई लामा, बिकॉज ये क्लैरिफिकेशन दिया गया क्योंकि बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पॉसिबली आई एम द लास्ट ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ दलाई लामा, कि जैसे आपके सिखिज्म में होता है कि आपके 10 गुरु थे, उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब आपके नेक्स्ट गुरु होंगे और कोई भी आपका नया ह्यूमन इनकारनेशन में गुरु नहीं आएगा।
सिमिलरली यहां पर भी उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था, बट अब उन्होंने क्या करा है कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू होगी, यहां पे तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के थ्रू करा जाएगा, और यहां पे जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा उसको कौन फाइंड आउट करेगा, तो यहां पे एक पर्टिकुलर ट्रस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है गेडेन फोड्रैंग ट्रस्ट। गेडेन फोड्रैंग ट्रस्ट करके है, जो तिब्बत की ट्रस्ट है, बेसिकली इस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसकी ये पर्टिकुलर ट्रस्ट है, और ये जो पर्टिकुलर ट्रस्ट है गेडेन फोड्रैंग फाउंडेशन ऑफ द दलाई लामा, ये पर्टिकुलर जो ट्रस्ट है, ये जो नेक्स्ट इनकारनेशन होगा यही इसको यहां पे हमें बताएगी कि कौन 15 दलाई लामा होगा। 2011 में धर्मशाला में पर्टिकुलर ट्रस्ट बनाई गई थी, एंड इट इज द सोल अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट दलाई लामा। ठीक है, तो नेक्स्ट दलाई लामा कौन बताएगा? गार्डन फोड्रैंग ट्रस्ट। कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो पिछला दलाई लामा है वो अनाउंस करके जाएगा। यूजुअली यहां पे तिब्बतन्स के अंदर में जो इनके डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये सिंबल्स या सिग्नल्स ढूंढते हैं कि नेचर में कि हमें शायद कोई सिग्नल मिलेगा उस बेसिस पे, या किसी को कोई सपना आएगा जिस बेसिस पे हमें ये पता पड़ेगा कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा। बट वो चीज में इसमें जो गार्डन फोड्रैंग ट्रस्ट है ये अब डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट दलाई लामा हमें कौन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन होगा, ये सब वो डिसाइड करेगा। इसके अंदर में यूजुअली जो सीनियर मॉन्क्स होते हैं आपके रिलीजन के वो होते हैं, और जो दलाई लामा के क्लोज एड है वो लोग हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर होंगे। अब यहां पे चाइना की पोजीशन क्या है दलाई लामा को लेके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाइना वांट्स टोटल कंट्रोल ओवर द तिब्बतन लीडरशिप, और यहां पे उन्होंने कहा है कि चाइना वुड ओनली एक्सेप्ट द दलाई लामा जो गोल्डन अर्न मेथड से यहां पे अपॉइंट होता है, और प्लस यहां पे वो चाइनीज अथॉरिटी की परमिशन से होता है। और जो करंट दलाई लामा है उस पर्टिकुलर दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट लीडर मानते हैं, एंड दे वांट कि उसको आप चाइनीज अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दीजिए, एंड चाइना वो डिसाइड कि उनके साथ में क्या करना है, और यही पर्टिकुलर यहां पे आपको पोजीशन मिल जाएगी। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब जब से तिब्बत है जो चाइनीज कंट्रोल में आया है, तो जो तिब्बतियंस अभी भी चाइना के उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां पे गवर्नमेंट पूरी मोनेस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। जैसे पोटाला पैलेस है वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, दलाई लामा की इमेजेस तक को बैन करा हुआ है वहां पे, और जितने भी पब्लिक डिवोशन, कोई भी अगर रिलीजन को पब्लिकली फॉलो करना चाहता है तो वो चीज वहां पे भी अलाउ नहीं होती है। तो जो पर्टिकुलर तिब्बतन्स हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस चाइनीज कंट्रोल ऑल्सो। ओके, तो अब कंसर्न्स क्या क्या है, तो तिब्बतन कम्युनिटी का मेन कंसर्न ये है कि चाइना शायद यहां पे अपने मर्जी से कोई राइवल सक्सेसर अनाउंस कर दे, सो दैट यहां पे जो पर्टिकुलर सक्सेसर है, बिकॉज वो चाइनीज कंट्रोल में होगा तो वो उसके तिब्बतन कंट्रोल को यहां पे लेजिटिमाइज कर देगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर कंसर्न यहां पे। दूसरा कंसर्न ये है कि दो पैरेलल दलाई लामास हो सकते हैं, तो जो लोग हैं जो रिलीजन को फॉलो करते हैं यहां पे उनके लिए एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन क्रिएट करा जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये कि ये सिर्फ एक रिलीजियस इशू नहीं है, यहां पे ये तिब्बतन ऑटोनॉमी का भी एक पर्टिकुलर इशू बनता जा रहा है, कल्चरल सर्वाइवल का इशू और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का भी यहां पे सवाल उठता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें यहां पे दिख रहे हैं। ओके, तो अब हम ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, और आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है। इसमें भी मैंने आपको एग्जैक्टली बताया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, टू हेल्प यू आउट कि आपको क्या करना होता है इस टाइप के टॉपिक्स में। मैंने 4-5 क्वेश्चंस यहां पे बनाए हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करा है उसको आप समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो। ओके, तो अगर आपको ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है, आप सॉल्व करिए मेरे साथ में, नहीं तो वापस से वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप वापस से सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। When did the 14th दलाई लामा flee from Tibet to India? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है दलाई लामा तिब्बत से इंडिया कब भाग के आए थे। ओके, तो इफ यू नो द ईयर, द आंसर इज 1959। तो 1959 में तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी है। तो अगर आपको याद आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरना वापस से वीडियो देखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, द गेडेन फोड्रैंग ट्रस्ट इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रस्ट है जो नेक्स्ट पर्टिकुलर सक्सेसर को डिसाइड करेगी दलाई लामा को, ये कहां पे आपकी हेडक्वार्टर्ड है, तो ये हेडक्वार्टर्ड है कहां पे, धर्मशाला के अंदर में। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आता है, व्हाट इज द दलाई लामा ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द री इनकारनेशन ऑफ, कि दलाई लामा का जो ऑफिस होता है या जो पर्सन होता है उसको किसका अवतार माना जाता है, किसका पूर्व जन्म माना जाता है, किसका नया जन्म माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या बुद्धा का खुद का ही अवतार माना जाता है, या वो एक फॉर्म होते हैं बोधिसत्व हैं जिसको बोला जाता है अवलोकितेश्वर। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो पर्टिकुलर ओरिजिन है इस दलाई लामा के ऑफिस का, वो ऑफिस ओरिजिन माना गया उसका कि अवलोकितेश्वर
लोकितेश्वर करके एक बोधिसत्व होते हैं, और जो दलाई लामा होता है वो उनका ह्यूमन इनकारनेशन, एक ह्यूमन अवतार है। तो करेक्ट आंसर थर्ड का हो जाएगा ए। 4 देखते हैं, व्हाट मेथड हैज चाइना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर सेलेक्टिंग द हाई लामास। तो बेसिकली पंचम लामा और दलाई लामा, हाई लामास को यहाँ पे, स्पिरिचुअल गुरुज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथोलॉजी लिख करा गया है? तो यहाँ पे वो मेथड है द गोल्डन मेथड, जिसमें आपका सोने का कलश होगा जिसमें पर्टिकुलर चिट्स होंगी और उसमें से पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। बट आपकी दलाई लामा है उसको एग्री करने को रेडी नहीं है। ये सब भी हमने आज डिस्कस कर लिया। अब तो 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एंड फाइनली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द सीट ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल लोकेटेड? तो इफ यू रिमेंबर 59 के अंदर में वहां से तिब्बतन लीडरशिप जो है वो भाग के इंडिया में आ चुकी थी और यहां पे उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया था, और 1960 के अंदर में उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। मतलब तिब्बत की गवर्नमेंट जो है वो वहां नहीं से चलाएंगे, हम यहां से चलाएंगे, बिकॉज अभी हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, अभी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इसकी सीट भी जो है वो इंडिया के अंदर में ही है, और वो कहां पे? वो भी धर्मशाला के अंदर में है। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो ये पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन थे टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हमेशा मेक श्योर करता हूं कि जो हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं, जो डिटेल्स काम की नहीं है, उसको चाहे आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, फिर भी मैं मेक श्योर करता हूं कि वो चीजें आपको बता दी जाएंगी। आपको ये नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। अगर पूछ भी लिया तो हम कह लेंगे हमारा लक खराब था, बट आपको ये समझना भी पड़ेगा कि आपको कहीं पे तो लिमिट लगानी पड़ेगी। ओके, सो विद दिस पर्टिकुलर कोट फ्रॉम दलाई लामा, इस पर्टिकुलर कोटेशन से जो ह्यूमैनिटी से रिलेट करता हुआ कोट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसके साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट है, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।